सेक्टर बैंक्स में वैल्यूएशन काफ़ी कंप्रेस हो गए थे। अच्छी आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी सभी ने अच्छे रिजल्ट्स दिए, लेकिन वो ही नहीं, पीएसयू बैंक्स की बात करें, इनफैक्ट मैं डेटा लेके आता हूँ, पीएसयू बैंक्स ने भी इस साल ऑलमोस्ट अपने मुनाफे डबल कर लिए लास्ट ईयर से, प्रोविजंस कम हुए। तो कहीं ना कहीं बैंक्स के बारे में आपसे इसलिए जानना चाहिए कि बैंक्स का सपोर्ट जब आना शुरू हुआ है तभी बाजार थमा, तभी अच्छा परफॉर्म किया इस बार फंडामेंटली। आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ? शुक्रिया। नाउ बैंक्स में हमने काफी बिकवाली देखी थी अबाउट अ मंथ एंड हाफ बैक। नाउ इसका कारण दो या तीन इसके कारण है। एक तो बैंक्स एज अ सेक्टर ओवर ओन्ड है, यानी हर एक एफआईआई के पास, हर एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास बड़े बड़े बैंकों के काफी अच्छे स्टेक है। तो जब एफआईआईज इंडिया पे नेगेटिव है या थे, तब उनको अगर बेचना है तो बैंक्स वेर वन ऑफ द नॉर्मल चॉइसेस फॉर देम टू सेल। सो इसके कारण थोड़ी बिकवाली कंटिन्यूसली रही थी वहां पे। और अगर एफआईआई बेचते हैं तो लोकल्स में भी थोड़ा सा असर उस पर आ ही जाता है। नाउ दूसरा कारण ये भी था कि इकोनॉमी में थोड़ा सा स्लो डाउन दिख रहा था, क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रहा था जितना चाहिए था उतना, और एसेट क्वालिटी के फिर से थोड़े थोड़े रिस्क लोगों को नजर आ रहे थे। सो ये दूसरा कारण था जिसके कारण बैंक्स में थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर रहा था। नाउ एक बार जब से एफआईआई का सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हुआ है, तब से ये बैंकों में हमने उछाल फिर से देखा है। तो लोकल इंस्टीट्यूशन हो या लोकल नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हो, जिनको भी ये बैंक्स अच्छे लगते थे, वो फिर उन्हें नीचे के भाव से लेने आ गए हैं। तो थोड़ा सा स्टेबिलाईजेशन हुआ है बैंक्स सेक्टर में। बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, आई थिंक प्राइवेट के वैल्यूएशन थोड़े पहले स्ट्रेच हो चुके थे, बिकवाली के बाद थोड़े रीजनेबल हो चुके हैं। और ये लेवल से अगर हमें लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी को यहाँ से एक दो महीने से ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा, तो ये सारे प्राइवेट बैंक्स काफी अट्रैक्टिव है ये भाव से भी। लेकिन अगर हमें ये एक पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर ग्लोबल रिसेशन आता है और इंडियन इकोनॉमी को सुधरने के लिए 2-3-4 क्वार्टर लग जाएंगे, तो देन यहाँ से भी डाउनसाइड पॉसिबल है, बिकॉज वैसे ही इनकी जो वैल्यूएशन है वो पीएसयू बैंक के कंपैरिजन में ज्यादा है। पीएसयू बैंक्स में ये बार अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है, आय भी अच्छे है। बेसिकली नए एसेट प्रोविजनिंग या क्रेडिट लॉस प्रोविजनिंग बहुत कम हुआ है ये बार, और राइट बैक्स भी काफी हुए हैं। इसके कारण उनके नतीजे काफी अच्छे आए। और इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन पीएसयू बैंक काफी अट्रैक्टिव है। अभी एक ही क्वेश्चन रहता है कि एसेट क्वालिटी, जैसे मैंने पहले बताया कि एसेट क्वालिटी वापस से डिटेरियोरेट होने की अगर गुंजाइश या शक्यता है, तो देन अगेन पीएसयू बैंक्स को थोड़ी आगे जाके तकलीफ हो सकती है। बट जैसे मैंने बताया कि अगर एक दो महीने का ही ये पेन है, तो उसका टेंशन हमें नहीं लेना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का पेन चलने वाला है, तो शायद ये रिस्क आगे आ सकता है। ऑल राइट, देखिए जुबिलेंट फूड्स के 2 मिनट दीपक हमारे साथ बने रहिएगा। जुबिलेंट फूड के रिजल्ट्स आ गए हैं। मुनाफा 116 करोड़ 113 का अनुमान था, स्टॉक 4% ऊपर। बट दो बातों पे बाजार का ध्यान है। एक तो मिस्टर पोटा का रिप्लेसमेंट कौन है। मिस्टर पोटा जो इनके आउटगोइंग सीईओ हैं, जिन्होंने बहुत वैल्यू क्रिएशन की। ये तो जुबिलेंट फूड आप देख रहे हैं स्टॉक स्प्लिट बोनस के बाद वाला, अदरवाइज 600 रुपये का इसका आईपीओ आया था। उसके बाद अजय कौल ने बहुत वैल्यू एडिशन किया, मिस्टर पोटा आए, और ये फूड टेक की तरह बन गई कंपनी। देखना ये होगा कि अब कौन इनका रिप्लेसमेंट आता है। बाजार ये देख के चल रहा है। ये जो 3-4% का अपमूव आप सिर्फ रिजल्ट्स पर देख रहे हैं, ये बड़ी स्टोरी नहीं है। बड़ी स्टोरी ये है कि इनका रिप्लेसमेंट कौन होता है। ये देखिए पोटा साहब का अभी तक नाम नहीं आया है मेरे हिसाब से, बट आपका कोई थॉट, क्योंकि ये जो बिजनेस है दीपक आपसे जानना चाहेंगे, ये दिस इज अबाउट लीडरशिप। जैसे लीडर्स चेंज होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, और बाजार ये जानना चाहेगा कि अब दूसरे लीडर कौन आ रहे हैं। राइट नाउ वी वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक्स, लेकिन जैसे आपने बताया कि टॉप लीडरशिप में जब भी बड़ा सा चेंज आता है, तो लोगों को
एक डर भी होता है और दूसरी तरह एक आशा भी बनती है कि जो नया लीडर आएगा वो नई स्ट्रेटेजीज, नए प्रोसेसेस, नए इनिशिएटिव्स लेके आएगा। सो यहाँ आपकी आपने जो केस बताया उसमें आई थिंक जो इनकमिंग लीडर है उसका अनाउंसमेंट बाकी है, तो वो अनाउंस होने के बाद लोग डिसिफर करेंगे कि ये कंपनी के लिए कितना अच्छा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस लीडर। वैसे ही भाव काफी गिर चुका है, सो ये नीचे के भाव से वेदर जो नए लीडर आएंगे उसके कारण कोई अच्छा सा बाउंस हो सकता है कि नहीं, ये बाजार देखेगा। कि समीर खेत्रपाल फॉर्मर अमेजॉन के जो एम्प्लॉई हैं वो नए एमडी एंड सीईओ होंगे। हम आपको समीर खेत्रपाल जी की का फेस भी दिखाएंगे ताकि आप पहचान सकें। लेकिन ये बड़ी खबर है और ये नीचे इस समय ये बताना ज़रूरी है कि ये अमेजॉन से ज्वाइन करके आ रहे हैं। क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि ये ऑलरेडी एक फूड टेक कंपनी की तरह से पोजीशन होती है। भारतीयज ने पोटा साहब को जब यहाँ पे लगाया था उसके बाद कंपनी फूड टेक की तरह पोजीशन हो रही थी। और ये अब फॉर्मर अमेजॉन के एम्प्लॉय अगर न्यू एमडी एंड सीईओ बन के आए हैं समीर खेत्रपाल, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दीपक, अब आपका क्या व्यू है? मतलब मैं कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट बाजार कैसा रीड करेगा इसको? एक अमेजॉन के सीनियर एम्प्लॉय इस फूड टेक के नए एमडी सीईओ बन के आ रहे हैं। ये जो नए एमडी है उनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट एज टू हाउ ही विल बी एबल टू चेंज द फॉर्च्यून्स ऑफ द कंपनी। पर बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ गई कि फॉर्मर अमेजॉन समीर खेत्रपाल सीईओ और एमडी बनेंगे। देखिए 6% ऊपर हो गया स्टॉक। अभी बात करते करते 6%। देखिए हम सुबह से बात कर रहे थे इस बारे में, राइट? और इसके मैनेजमेंट चेंज के से जुड़ी जो बड़ी खबर थी वही सबसे बड़ा टेक है जो आता हुआ, और उसी के बाद हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा अप मूव आता हुआ। एग्जैक्टली नंबर्स भी हैं, बट नहीं, नंबर्स इस क्वार्टर इतना मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स जो है एक आउटगोइंग सीईओ की Either the story changes or the storyteller changes, right? देखिए आपको याद है ना, बाजार हमेशा यही ध्यान रखता है, इधर द स्टोरी टेलर चेंजेस और द स्टोरी चेंजेस। स्टोरी तो इसमें फूड टेक की हो ही चुकी थी पहले, आपको याद होगा शायद। जब ये नॉर्मल पिज्जा डिलीवरी कंपनी से फूड टेक का इन्होंने पोजीशनिंग ली तो स्टॉक 2-3x हो गया, और अब यहाँ पे स्टोरी टेलर चेंज हो रहा है। स्टोरी क्या कहीं और भी स्टोरी चेंज हुई है? दीपक से एक बार समझ लेते हैं। दीपक, गुड आफ्टरनून। प्रियंका हियर। क्या अब एक थोड़ा सा मैक्रो व्यू भी लेना चाहेंगे इस सब्जेक्ट पर? तो खैर हमने व्यू लिया, और जुबिलेंट फूड तो लगातार तेजी दिखा रहा है, 7.5% अब तेज हो गया है, लेकिन क्या मैक्रो फ्रंट पे कोई स्टोरी चेंज हुई है दीपक? माय क्वेश्चन इज दिस। इसका रीजन भी है, हमने शुक्रवार को जिस तरह से यूएस मार्केट्स को एक बाउंस बैक करते हुए देखा, आप क्या मानते हैं ये एक रिलीफ रैली है, या फिर आपको लगता है कि जो एक लॉन्ग सेल ऑफ था उसका कहीं ना कहीं बॉटम बन गया? क्योंकि एक जो ट्रिगर है जिसे शायद देखते हुए फेड भी रेट हाइक्स के डिसीजन लेते हैं, वो होता है पर्सनल कंजम्पशन प्राइस इंडेक्स, जो वहां थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। आपको लगता है कि जो वर्स्ट था इज बिहाइंड अस, इन्फ्लेशन वहां से कूल ऑफ होगा, अच्छे ट्रिगर्स निकल कर आएंगे, और इज इट टू अर्ली टू से? मार्केट्स जिस तरह से गिरा है ग्लोबली और इंडिया में, उस तरह से एक बाउंस तो एनीवे ड्यू था ही मार्केट्स में। तो ये बाउंस हम अब देख रहे हैं फ्रॉम 18-19 ऑफ मई ऑनवर्ड्स। आई थिंक सारे ग्लोबल, इंडिया में शायद थोड़ा लेट आया है, बट वहां पे थोड़ा सा पहले शुरू हुआ है बाउंस। नाउ ये बाउंस, ये बेयर मार्केट रैली है या लॉन्ग टर्म बॉटम फॉर्मेशन? ये एक बहुत मल्टी मिलियन क्वेश्चन है जिसका अभी इमीडिएटली कोई आंसर नहीं है। नाउ यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स पे क्या नजरिया लेगा आगे जाके, उस पे बहुत सारा स्पेकुलेशन चालू है। अगर यूएस फेड हॉकिश बना रहता है और लंबे समय तक रेट हाइक करते रहता है तो उसके कारण ग्रोथ पे असर हो सकता है, इंडाइसिस पे असर हो सकता है। तो वो देखते हुए यूएस फेड अपना नजरिया बदलेगा, कितना जल्दी बदलेगा। नाउ यहाँ से 2 रेट हाइक्स तो शायद गिवन है, उसके आगे नाउ फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स यूएस फेड हॉल्ट पे चला जाएगा या रेट हाइक करते रहेगा। नाउ इसी बेसिस पे हमें मार्केट्स को ऊपर और नीचे जाना है। तो ये एक्सपेक्टेशन रहेगा, लोग यूएस फेड के चेयरमैन या उनके मेंबर्स का स्पीचेस को इंटरप्रेट करते रहेंगे कि कैसे रहेगा आगे जाके उनका व्यू। सो जिस हमने पास्ट में देखा है कि जब भी लॉन्ग टर्म बॉटम होता है तो उसको
वो समय लेता है बॉटम फॉर्मेशन के लिए। वी शेप्ड बॉटम फॉर्मेशन बहुत रेयरली होता है। हमने मार्च 2000 में जो देखा था वो वी शेप्ड रिकवरी था, बट उसके फॉल का भी कारण था और उसके बाद जो रिकवरी था उसके कारण ये वी शेप्ड हुआ। अदरवाइज लॉन्ग टर्म बॉटम फॉर्मेशन is a very long U-shaped formation over longest time period। तो अगर ये होना है तो शायद हमें और भी थोड़ा सा पेन देखना है, बाकी है। आगे जाके हम और थोड़े से करेक्शंस देखेंगे आफ्टर द बाउंस इज ओवर, और फिर वो बॉटम फॉर्मेशन धीरे धीरे होते हुए मे बी इन अ कपल ऑफ मंथ्स और कपल ऑफ क्वार्टर्स एक बड़ी रैली के लिए तैयारी हम कर सकते हैं। राइट। देखिए समीर खेत्रपाल के इम्पैक्ट का 9% आपको अपमूव जुबिलेंट फूड में नज़र आ रहा है। आपको क्विकली हम आपको बता दें कि ये जो नए सीईओ आए हैं ये 25 साल के ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं। पहले अमेज़ॉन में काम करते थे और उससे पहले ये ऑनलाइन फार्मेसी स्पेन में अमेज़ॉन फ्रेश, अमेज़ॉन फूड, अमेज़ॉन फार्मेसी इन सब में काम कर चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये मैकेंजी एंड कंपनी में कंसल्टेंट भी रह चुके हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में बहुत काम किया है, इनको एक्सपीरियंस तो बहुत रिच एक्सपीरियंस है। बहुत ही शानदार कैंडिडेचर, जी कैपिटल, हिंदुस्तान यूनिलीवर सब जगह होते हुए आए हैं और इसलिए आपको बाजार में एक सॉलिड रिएक्शन 8-9% का नजर आ रहा है। लेकिन रिएक्शन की बात करें मानसी, तो आज कमेंट्री जैसी आई ऑटो स्पेस से। इनफैक्ट हम 2-3 हफ्ते से ऑटो स्पेस ट्रैक कर रहे हैं। आज जैसे एमएनएम की कमेंट्री आई है वहां भी इंडेक्स कंपोनेंट्स में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। एब्सोल्युटली, जिस तरह से हम देख रहे हैं आज सुबह से ही ऑटोमोबाइल स्पेस में और पर्टिकुलरली महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स जब आते हुए दिखे, उसके ठीक बाद हमने देखा है स्टॉक सीधे तौर पर टॉप परफॉर्मिंग। आज बाजार में तेजी, और तेजी में सबसे ज्यादा यहाँ पर जो तेजी दिखा रहा है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का काउंटर है। ऑटोमोबाइल स्पेस के वैल्यूएशंस की अगर बात करें वहां पर भी हमने रिसर्च कर आपको बताई। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे सेक्टर बाजार पर आप अपने सेंटिमेंट्स हमें बता रहे हैं, ग्लोबल फ्रंट पर क्या कुछ करना है वो भी बता रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को समझने की कोशिश करें, ऑटोमोबाइल स्पेस के वैल्यूएशंस जो है रिकॉर्ड पी से हम देख रहे हैं, मौजूदा पी जो है वो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं और उसके सामने आईटी स्पेस में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स आप कैसे देख रहे हैं? ऑटो एज अ सेक्टर काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है अब तक, सो नाउ इट इज ड्यू फॉर अ बाउंस। जो बाउंस हम देख रहे हैं करंटली, और बाउंस शायद और थोड़ा सा चल सकता है। अगर ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में आते हैं, रिवर्स होते हैं, तो उनको तो रिकवरी को और मजबूताई मिलेगी। अदरवाइज अगर ये, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर ये इकोनॉमिक स्लो डाउन 1-2 महीने से ज्यादा चलने वाला है तो फिर लोगों की स्पेंडिंग पावर पे असर आ सकता है, तो तब जाके फिर शायद थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है ऑटो शेयरों की जो बढ़त है उसके ऊपर। बट अदरवाइज आई थिंक करंटली दे आर इन अ गुड स्पेस। चलिए वापस आते हैं एक बार ऑटो में और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे मूव्स आ रहे हैं। अगर हम अशोक लेलैंड को देखें, वही 4 ईयर हाई पे मार्जिन एक्सपेंशन की स्टोरी है। एमएनएम ने आज 18% आरओई की टारगेट दी और हमने देखा कि इवन हीरो मोटोकॉर्प 2200-2300 वाला ऑलमोस्ट 2800 के आसपास आ गया है। हीरो ये ऑटो एंसिलरी इसमें कैसे आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? दीपक, आपको कुछ वहाँ पे पसंद आता है? कोई कैटेगरी या सीवी रिलेटेड ऑटो एंसिलरी या टायर्स, या बिकॉज ये भी ऑटो के बाद लैग से चलते हैं। हाँ, जैसे आपने बताया ऑटो चलने के बाद ऑटो एंसिलरी में मूवमेंट आता है। नाउ ऑटो एंसिलरी में अभी तक तकलीफ ये है कि मेटल प्राइसेस टॉप आउट हुए ऐसे लग रहा है और अब घटेंगे। अगर घटते हैं तो ऑटो एंसिलरी में जो प्रेशर था मार्जिन का वो भी हल्का हो सकता है और उसके कारण उनमें भी थोड़ी सी बढ़त आ सकती है। सो ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस, उसमें टायर्स एंड बैटरीज का अलग ही सिचुएशन है। वहां पे डिपेंडेंसी ऑन दी कमोडिटीज, डिफरेंट काइंड ऑफ कमोडिटीज बहुत ज्यादा है। रबर है, लेड है, जिंक है, तो वो उनका तो ट्रेजेक्टरी अलग ही होता है। बट नॉन बैटरीज, नॉन टायर जो भी है, वेदर दे आर बेस्ड आउट ऑफ मेटल्स और प्लास्टिक्स, सो दे can do well in case the metal prices continue to correct from here.
तो ऐसे में अगर इस सिनेरियो को, इस डिस्ट्रप्शन को हम समझने की कोशिश करें दीपक, आपके हिसाब से कौन से बड़ी अब, क्योंकि जो ये एक पूरे साल में अब तक जितने भी फरवरी से हम अगर देखें तो एक बिल्कुल अननोन हेडविंड से, जिस तरह से रशिया यूक्रेन का मैटर आया, जो कमोडिटीज को लेके हमें एक डिमांड सप्लाई का जो डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है, अब रेस्ट ऑफ द ईयर में आप किस तरह के और हेडविंड्स एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या, कैसे और डिस्ट्रप्शन दिख सकते हैं और कौन से सेक्टर में दिख सकते हैं? डिस्ट्रप्शंस का तो ऐसा है, बेसिक द फर्स्ट इश्यू इज अबाउट जियोपॉलिटिकल। अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रशिया यूक्रेन के बीच में अगर स्टेबलाइज नहीं होती है, रिजॉल्व नहीं होती है जल्दी से, या तो फिर स्प्रेड होती है, अगर वैसे होता है तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और भी खराब हो सकता है। उसके कारण डिमांड सप्लाई में जो गैप है वो और बड़ा हो सकता है, और इन्फ्लेशन ऑफ इन कमोडिटी प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज। सो ये एक, दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। द सेकेंड पार्ट इज कि अगर सब जल्दी से ठीक हो गया इन द नेक्स्ट 1 or 2 months एंड ग्लोबल ग्रोथ स्लो ही रहता है, उसमें स्पीड अप नहीं होता है जल्दी से, तो देन द सिचुएशन विल गो रिवर्स, द सप्लाई विल बी मोर देन द डिमांड एंड वी कुड सी वेरी डीप कट्स इन द कमोडिटी प्राइसेस। सो इट इज आइदर ऑफ द टू। नॉर्मल सिचुएशन इन मेटल्स आने को अभी भी टाइम है मेरे ख्याल से। सवाल दीपक आपसे पूछना चाहूंगा कंज्यूमर स्पेस में, एक तरफ तो ऑफ कोर्स लीडरशिप चेंज तो हो गया यहाँ पे जुबिलेंट में और स्टॉक रिएक्शन भी आ गया, लेकिन प्रीमियम लिकर जो स्पेस है, रिजल्ट भी आया था यूएसएल का, प्रीमियम लिकर का जो कॉन्सेप्ट इस समय पूरा कंट्री में हो रहा है, प्रीमियमाइजेशन की तरफ मूव हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन भी अनाउंस किया यूएसएल ने, ये आप इस स्पेस को कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सेलेक्ट कैटेगरीज हैं यहाँ पे, जेएलआर है जो एक लग्जरी कैटेगरी है, आपकी यूएसएल है जो प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि ये प्रीमियमाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। आपका कोई थॉट्स वहाँ पे, या यूएसएल? Again, we'll not talk on the individual companies, but broadly, premiumization or luxury item consumption will continue to grow. उसमें कोई डाउट नहीं है, because जिस तरह से लोगों की इनकम लेवल्स या वेल्थ लेवल्स बढ़ी हुई है, जिस तरह से लोगों को स्टेटस सिंबल्स चाहिए होते हैं एवरी नाउ एंड देन, सो आप कार्स ले लीजिए, आई थिंक द लग्जरी कार्स हैव हैड द बेस्ट टाइम इन द लास्ट 3 months एवर। सो इन सच अ टाइम पीरियड अगर इतनी सारी कार बिक रही है, तो उसका मतलब यही होता है कि जिसके पास पैसे है, एक तो दे आर नाउ विलिंग टू स्पेंड, दे आर नाउ विलिंग टू शो देयर स्टेटसेस, एंड सेकेंडली they want to come out of that earlier thought process कि मैं बचा के रखूं आगे के लिए, या मैं थोड़ा सा अंडर प्ले करूं अपने स्टेटस को। So now everyone wants to show a status which is higher than they actually are in. So this premiumization and luxury goods consumption will keep on rising. Now as far as spirits are concerned, I think this is a consumer item or a consumable item, and which is a regulated space. So यहाँ पे and it's also dependent on the raw material prices to an extent and packing material prices. So ENA के prices अगर बढ़ते हैं, packaging cost बढ़ता है, तो despite the best of the macros, they may not be able to show the margins. So ये consumables में थोड़ा सा अलग नजरिया है, but durables जहाँ पे भी है, वहाँ पे I think ये इसका इफेक्ट हम ज्यादा अच्छी तरह से देख पाएंगे। ऑल राइट दीपक, थैंक यू वेरी मच दीपक आज हमसे बात करने के लिए।